हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं, जो कि हमारा टॉपिक है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022। दोस्तों, इसकी पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई है और दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को इन तक देखिएगा और अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, बात करें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, पुष्पा द राइज ये फिल्म हो जाती है जिसे फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों, अब बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों, अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो दोस्तों ये फिल्म हो जाती 83 जो कि रणवीर सिंह की थी, याद रखिएगा। इन्हें रणवीर सिंह जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछता है किस फिल्म के अभिनेता थे, तो दोस्तों फिल्म 83, याद रखिएगा, फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अगर दोस्तों बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दोस्तों फिल्म हो जाती मिमी जो कि कृति सेनन की फिल्म थी, याद रखिएगा, फिल्म मिमी जो कि कृति सेनन की थी और इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों, अगर बात करें फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे दिया गया है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का, तो दोस्तों आशा पारेख जी को, याद रखिएगा, आशा पारेख जी को उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। अगर अब दोस्तों बात करें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है, दोस्तों क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला है, याद रखिएगा। बात करें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया, दोस्तों याद रखिएगा, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया है। और बात करें क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे दिया गया, तो कियारा अडानी को दिया गया, याद रखिएगा। अब दोस्तों, अगर बात करें दादा साहब फाल्के सहायक भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो दोस्तों ये फिल्म कागज के लिए सतीश कौशिक जी को मिला है, याद रखिएगा। दोस्तों, ये टॉपिकों से आज से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, दोस्तों ये फिल्म हो जाती कागज के लिए सतीश कौशिक जी को दिया गया, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों बात करें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों फिल्म बेल बॉटम के लिए लारा दत्ता जी को दिया गया, याद रखिएगा। कौन सी फिल्म, बेल बॉटम, जिसके लारा दत्ता जी को अभिनेत्री का पुरस्कार दिया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लारा दत्ता को दिया गया। कौन सी फिल्म के लिए, तो दोस्तों फिल्म बेल बॉटम के लिए। अब दोस्तों, अगर बात करें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों आयुष शर्मा और इनकी फिल्म अंतिम के लिए, अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए, याद रखिएगा, आयुष शर्मा जो कि इनकी फिल्म थी अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए इन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों आगे बात करें और भी पुरस्कारों की, दोस्तों बात करें पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये किसे दिया गया है, पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो दोस्तों ये अभिमन्यु दसानी को दिया गया है, याद रखिएगा, अभिमन्यु दसानी को पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। अगर बात करें पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है, तो दोस्तों राधिका मदन को मिला है, याद रखिएगा, राधिका मदन को पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। अगर आप दोस्तों बात करें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों फिल्म तड़प के लिए आहान सेठी को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार दिया गया। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दोस्तों विशाल मिश्रा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार पुरुषों में, अगर महिला में गायक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला में बात करें तो दोस्तों कनिका कपूर को दिया गया, याद रखिएगा। अगर पार्श्व गायक पुरुषों में पूछता तो विशाल मिश्रा को, अगर महिला में पूछता तो दोस्तों कनिका कपूर को। अगर दोस्तों बात करें क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, तो दोस्तों ये सरदार उधम सिंह फिल्म को दिया गया, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी पुरस्कार दिया गया, तो कौन सी फिल्म हो जाती है, तो सरदार उधम सिंह, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसे दिया गया है, दोस्तों केन घोष, इनकी फिल्म हो जाती है स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए, ये इनकी केन घोष जी की फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ छायाकार पुरस्कार, दोस्तों ये जय कृष्ण गुमड़ी, इनकी फिल्म हसीना दिलरुबा के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ छायाकार पुरस्कार दिया गया है।
दोस्तों नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार। दोस्तों ये अंदर राउंड, याद रखिएगा अंदर राउंड, ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया इस फिल्म को। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है, किस फिल्म को, तो उससे पाउली फिल्म हो जाती है। याद रखिएगा पाउली फिल्म, जिसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार 2022 का दिया गया है। अब दोस्तों अगर बात करें वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, तो दोस्तों वेब सीरीज सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछ रहा है। दोस्तों द फैमिली मैन 2 ये वेब सीरीज हो जाती है जिसके अभिनेता मनोज बाजपेयी जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है वेब सीरीज के। अब दोस्तों बात करें अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार वेब सीरीज के लिए, तो दोस्तों अरण्यक ये फिल्म वेब सीरीज हो जाती है जिसके लिए रवीना टंडन जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार किससे दिया गया है, तो कैंडी, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार कैंडी को दिया गया। अब दोस्तों अगर बात करें टेलीविजन सीरियल्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री किसको पुरस्कार किस किस को दिया गया है, दोस्तों बात करें टेलीविजन सीरियल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के लिए साहिर शेख को दिया गया। याद रखिएगा ये टीवी सीरियल हो जाता है कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के लिए, ये एक टीवी सीरियल हो जाता है कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, ये इसके अभिनेता हो जाते हैं साहिर शेख, जिन्हें टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों बात करें टेलीविजन सीरियल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, तो दोस्तों ये सीरियल हो जाता है कुंडली भाग, जिसकी श्रद्धा आर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा श्रद्धा आर्या जो कि कुंडली भाग की अभिनेत्री हो जाती है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अगर दोस्तों बात करें टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड, तो दोस्तों टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड ये अनुपमा एक सीरियल हो जाता है जिसे दिया गया है किसे, तो अनुपमा को। याद रखिएगा टेलीविजन सीरियल ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, तो दोस्तों अनुपमा को, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें टेलीविजन सीरीज अवार्ड में मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर किसे दिया गया है, मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर कौन हो जाते हैं, दोस्तों कुंडली भाग के धीरज कपूर हो जाते हैं, जिन्हें टीवी सीरियल अवार्ड में मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। और दोस्तों बात करें टेलीविजन सीरीज में अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस, अगर प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस की बात करें तो दोस्तों ये अनुपमा हो जाता है सीरियल, जिसकी रूपाली गांगुली को प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा अगर एक्टर पूछता है तो दोस्तों कुंडली भाग के धीरज कपूर हो जाते हैं, और एक्ट्रेस पूछता है दोस्तों अनुपमा के लिए रूपाली गांगुली को दिया गया। टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में नए हस्ताक्षरित व्यापार सौदे के तहत किस देश ने विदेश में पहला IIT स्थापित करेगा। अगर दोस्तों बात करें विदेश में पहला IIT स्थापित कौन करेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात UAE ये विदेश में पहला अपना IIT स्थापित करेगा। अगर दोस्तों बात करें UAE की, दोस्तों UAE की कैपिटल अबू धाबी हो जाती है। याद रखिएगा अब UAE में मुद्रा पूछता है आपसे एग्जाम में, दोस्तों दिरहम, ये मुद्रा कहाँ की हो जाती है दिरहम, तो UAE की हो जाती है। अगर दोस्तों बात करें राष्ट्रपति UAE के, तो खलीफा बिन जायद अल ये राष्ट्रपति हो जाते हैं संयुक्त अरब अमीरात के। अगर प्रधानमंत्री आपसे बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं UAE के। याद रखिएगा राष्ट्रपति कौन है, तो खलीफा बिन जायद अल। दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र 2023 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र 2023 ये किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों ये मुंबई में। ये भारत में 1983 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन बैठक की जाएगी। याद रखिएगा भारत में पहली बार, ये 1983 के बाद पहली बार ऐसा है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा कि 1983 के बाद, ये 1983 के बाद भारत पहली बार इसका बैठक करेगा दोस्तों मुंबई में। याद रखिएगा ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। याद रखिएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि 2023 कहाँ पे हो जाएगा, तो दोस्तों मुंबई में। और ये भी याद रखिएगा ये 1983 के बाद पहली बार होगा भारत में। दोस्तों इसमें और भी डिटेल की बात करें दोस्तों, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 2023 का प्रतिनिधि कौन होंगे, तो ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 के प्रतिनिधि कौन करेंगे, तो दोस्तों नीता अंबानी होंगी। याद रखिएगा प्रतिनिधि नीता अंबानी जी होंगी। और दोस्तों IOC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाता है। इसकी गठन की बात करें दोस्तों, इसका गठन 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। याद रखिएगा 23 जून 1894 में पेरिस में हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाता है, और इसका गठन दोस्तों पेरिस में फ्रांस में हुआ था, ये याद रखिएगा। और मुख्यालय कहाँ पे है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। अब प्रेजेंट टाइम में इसके IOC के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस वॉच ये प्रेजेंट टाइम में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हो जाते हैं। याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के कौशल बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट आरोहण जो कि छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ये किस राज्य सरकार ने छात्रों के कौशल के लिए शुरू किया है? तो दोस्तों ये असम राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है। याद रखिएगा किस राज्य सरकार के द्वारा? तो असम राज्य सरकार के द्वारा। अगर दोस्तों बात करें असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर हो जाती है। याद रखिएगा असम की कैपिटल क्या हो जाती है? तो दिसपुर। अगर मुख्यमंत्री की बात करें प्रेजेंट टाइम में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा जी। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी प्रेजेंट टाइम में असम के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगर राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो जगदीश मुखी जी राज्यपाल हो जाते हैं असम के। अगर विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की बात करें तो दोस्तों आपके एग्जाम में स्टेट से रिलेटेड जो सीटें होती है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सब डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को इन तक देखते हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों बात करें विधानसभा की सीटें टोटल कितनी असम में? तो दोस्तों 126 हो जाती हैं। और राज्यसभा की बात करें तो टोटल 7 सीटें हो जाती हैं और लोकसभा की दोस्तों तो 24 सीटें हो जाती हैं। और दोस्तों बात करें असम में टोटल कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा टोटल 34 जिले हैं। और आपके एग्जाम में दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 34वां जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, सारे डिस्ट्रिक्ट ना पूछ के 34वां या पहला जिला पूछता है दोस्तों आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा टोटल असम में कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? तो टोटल 34 हो जाते हैं। अगर बात करें 34वां कौन सा है? तो दोस्तों बजाली। ये 34वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो बजाली। याद रखिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों ये सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी हो जाता है। और दोस्तों गुवाहाटी में ही कामाख्या देवी मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर कहाँ पे? तो दोस्तों गुवाहाटी में, जहाँ और दोस्तों कामाख्या मंदिर में ही अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये अपने डेब्यू मैच में 13 शतक लगा कर दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये बिहार के साकिबुल गनी हो जाते हैं। याद रखिएगा बिहार के रणजी ट्रॉफी टीम से हैं, ये बिहार के रणजी टीम से हो जाते हैं। कौन? साकिबुल गनी। ये दोस्तों दुनिया के पहले खिलाड़ी ऐसे बने हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 13 शतक लगाए थे। याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि कौन है? तो दोस्तों साकिबुल गनी। और किस टीम से? तो दोस्तों ये रणजी टीम, इनकी बिहार की रणजी टीम हो जाती है। और दोस्तों अगर पूछा किस टीम के खिलाफ लगाया तो दोस्तों मिजोरम की टीम के खिलाफ लगाया था। ये भी याद रखिएगा किस टीम के खिलाफ? दोस्तों मिजोरम टीम के खिलाफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में लार्ज बैंक सेगमेंट में, दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है लार्ज बैंक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी की बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों बात करें IBI के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार की, ये लार्ज बैंक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये अवार्ड पुरस्कार बैंक ऑफ द ईयर, ये लार्ज बैंक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का अवार्ड है, किसने जीता है? तो दोस्तों इसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। याद रखिएगा किसने? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और भी डिटेल में जानते हैं क्योंकि ये बैंक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है दोस्तों ये कई सारे क्षेत्रों में अलग अलग सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए उनको भी डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का अवार्ड किसे दिया गया, तो दोस्तों अगर लार्ज बैंक सेगमेंट में पूछता है तो BOB बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है। अब दोस्तों अगर स्मॉल बैंक सेगमेंट पूछता है तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मॉल बैंक सेगमेंट, दोस्तों ये साउथ इंडियन बैंक को दिया गया। किस बैंक को? तो साउथ इंडियन बैंक को। अगर दोस्तों फॉरेन बैंक सेगमेंट में पूछता है तो दोस्तों सिटी बैंक को दिया गया। याद रखिएगा फॉरेन में बैंक में पूछता है तो दोस्तों सिटी बैंक हो जाती। अगर दोस्तों रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो ये बड़ौदा राजस्थान बैंक हो जाती है। याद रखिएगा बड़ौदा राजस्थान बैंक। दोस्तों अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल में ये अवार्ड किन किन बैंकों को दिया गया है, तो दोस्तों लार्ज बैंक सेगमेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल के तहत। दोस्तों याद रखिएगा स्मॉल बैंक सेगमेंट में बात करें तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर बैंक को दिया गया। और रीजनल और रूरल बैंक की बात करें तो दोस्तों ये भी बड़ौदा राजस्थान बैंक को दिया गया। अगर दोस्तों अब बात करें सर्वोत्तम भुगतान पहल के तहत तो दोस्तों प्राइवेट बैंक सेक्टर में SBI को दिया गया है और पब्लिक बैंक सेक्टर में दोस्तों SBI को दिया गया है। अगर प्राइवेट बैंक सेक्टर की बात करें तो ICICI बैंक को दिया गया है। याद रखिएगा। अगर दोस्तों अब बात करें IBA की
आईबीए के गठन की, तो दोस्तों इसका गठन 1946 में हुआ था, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आईबीए का गठन आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ, तो दोस्तों इसका गठन 1946 में हुआ था और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में हो जाता है और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष राजकिरण राय जी हो जाते हैं। और दोस्तों राजकिरण राय जी प्रेजेंट टाइम में आईबीए के अध्यक्ष भी हैं और यूनियन बैंक के सीईओ और एमडी भी हो जाते हैं, याद रखिएगा, ये यूनियन बैंक के सीईओ और एमडी भी हो जाते हैं, कौन, राजकिरण राय जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक हो जाती है, इसके लेखक कौन है, तो दोस्तों प्रियम गांधी मोदी जी हैं, याद रखिएगा, ये प्रियम गांधी मोदी जी इसके लेखक हो जाते हैं। और दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मनसुख मंडाविया जी किस मंत्रालय के मंत्री है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। अगर दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया, तो दोस्तों ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, कब, 21 फरवरी को। और दोस्तों अगर आपसे ये 2022 की थीम भी पूछता तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम 2022 की क्या थी दोस्तों, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, ये थीम थी, याद रखिएगा, ये थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। अगर आपसे डेट पूछता है तो उसकी थीम भी पूछता है एग्जामों में। दोस्तों थीम क्या थी, तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, ये थीम थी 2022 की। और दोस्तों इसकी बात करें और डिटेल में तो दोस्तों ये पहली बार 2000 में मनाया गया था, याद रखिएगा, 2000 में मनाया गया था पहली बार। और दोस्तों यूनेस्को की ओर से 17 नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा दोस्तों 99 में हुई थी यूनेस्को की ओर से और इसको मनाया कब गया, पहली बार 2000 में, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवीश तिवारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों ये पत्रकार थे, याद रखिएगा, ये एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या था दोस्तों, तो रवीश तिवारी जी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा कि किस देश ने 9 सालों के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो दोस्तों ये घोषणा किस देश ने किया है, तो दोस्तों फ्रांस ने किया, याद रखिएगा, फ्रांस के द्वारा यह घोषणा की गई है, जो माली में सैन्य वापसी की घोषणा 9 सालों के बाद करने की घोषणा की गई, किसके द्वारा, तो दोस्तों फ्रांस के द्वारा। आइए डिटेल में जानते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, इमैनुअल मैक्रॉन, याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने घोषणा की है कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोग 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे। दोस्तों ये पॉइंटों को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा ये क्यों घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन हो जाते हैं, जिन्होंने घोषणा की है कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह के लड़ने के लिए, याद रखिएगा, जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे। अगर दोस्तों और बात करें तो फ्रांस ने पहली बार 2013 में, याद रखिएगा, 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोस होलंदे, याद रखिएगा, फ्रांकोस होलंदे, जो कि कौन हो जाते हैं, फ्रांकोस होलंदे के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया गया था, याद रखिएगा। और आपसे एग्जाम पूछता है कि माली में कब जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया गया था फ्रांस के द्वारा। दोस्तों ये फ्रांस के द्वारा पहली बार 2013 में सामाजिक राष्ट्रपति थे फ्रांकोस होलंदे जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ये भी किसके द्वारा दोस्तों, पहली बार तो फ्रांकोस होलंदे के द्वारा, याद रखिएगा, माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया गया था। दोस्तों बात के अभी सैन्य अभियान को का केंद्र माली से नाइजर में स्थानांतरित किया जाएगा, याद रखिएगा, इस सैन्य अभियान का केंद्र माली से नाइजर में स्थानांतरित किया जाएगा। दोस्तों बात करें माली की, तो दोस्तों माली की कैपिटल भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो याद रखिएगा बामाको, ये माली की कैपिटल हो जाती है। करेंसी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो फ्रैंक वहाँ की करेंसी हो जाती है। दोस्तों नाइजर की राजधानी बात करें तो नियामी हो जाती है। और मुद्रा की बात करें तो दोस्तों पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक हो जाती है, ये कहाँ की, तो नाइजर की। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 21 फरवरी के करंट अफेयर्स और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।